तो गाइस पिछली वीडियो में आपने देखा कि इट का यूज कैसे एज ए डमी सब्जेक्ट किया जाता है, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इट के कुछ स्पेशल यूज के बारे में। यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको देखकर सर घूमे चक्कर खाए, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद ना तो आपका सर घूमेगा ना ही चक्कर खाएगा। बस एक ही कंडीशन है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा ही देता हूं कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको देखकर आपका सर घूमता है, चक्कर खाता है। जैसे कि सेंटेंस है, मैं ही आशान्वित हूं। ओके, हम ही लोग आशान्वित हैं, अंकित, हम ही लोग बेरोजगार हैं। कौन था जिसने मेरी कुर्सी, जिसने यह काम किया है, यही कलम थी जिसे मैं बहुत पसंद करता था। ओके, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, मैं ही आशान्वित हूं, तो ध्यान दीजिए अगर सब्जेक्ट के बाद ही का यूज किया गया है हिंदी वाक्य में, जिससे यह पता चल रहा है कि सब्जेक्ट पर जोर दिया गया है, यानी सब्जेक्ट के बाद ही लिखा है और उससे यह पता चले कि उस पर जोर देकर कोई बात कही जा रही है, तो उस कंडीशन में उस सेंटेंस को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ते हैं बताता हूं आपको। जैसे ये सेंटेंस है, मैं ही आशान्वित हूं, तो इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि यह मैं हूं जो आशान्वित हूं। मैं ही आशान्वित हूं दो भागों में कैसे तोड़ेंगे, यह मैं हूं जो आशान्वित हूं, यह मैं हूं। तो इसके लिए इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा, इट इज आई, मतलब यह मैं हूं जो आशान्वित हूं। तो जो के लिए यहां पर यूज करेंगे हु, और जो सब्जेक्ट यहां पर लिखा है ना आई, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब का यूज करेंगे। तो हूं, आई के साथ हूं के लिए एम का ही यूज होता, लिखा जाएगा एम। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, हु के बाद एम तो आपने कहीं देखा नहीं है, अब तो आपने देख लिया ना। यहां पर जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हु के बाद वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर वी रहेगा तो हु के बाद आर लगा देंगे, या फिर कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो हु के बाद एस लगा देंगे। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हु एम आशान्वित, आशान्वित के लिए लिख देंगे यहां पर होपफुल। ओके, आशान्वित के लिए क्या हो जाएगा, होपफुल। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, मैं ही आशान्वित हूं, तो इट इज आई हु एम हेल्पफुल, यानी कि यह मैं हूं जो आशान्वित हूं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आ गई तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम ही लोग आशान्वित हैं। बिल्कुल ऊपर की तरीके से इसको भी हम ट्रांसलेट करेंगे, हम ही लोग आशान्वित हैं, यानी कि यह हम लोग हैं जो आशान्वित हैं। दो पार्ट में इसको कैसे तोड़ेंगे, हम ही आशान्वित हैं यानी कि यह हम लोग हैं जो आशान्वित हैं। ओके, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे है, यानी कि इट इज वी, वी मीन्स हम लोग। ध्यान देना यहां पर जो इज लग रहा है वो इस इट के अकॉर्डिंग लग रहा है, क्योंकि इट सिंगुलर नाउन होता है तो इसके लिए इज का ही यूज होगा वर्ब का। ओके, और वी के बाद हम, यह हम हैं, यह हम लोग हैं जो आशान्वित हैं, तो जो के लिए लिखेंगे हु, और उसके बाद हु के बाद जिस वर्ब का यूज होगा वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ। तो वी के साथ किस वर्ब का यूज करते हैं, आर का। ओके, वी प्लूरल नाउन में आता है तो इसके लिए आर हो जाएगा, हु आर आशान्वित यानी कि होपफुल। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, इट इज वी हु आर होपफुल। यह हम हैं या फिर यह हम लोग हैं जो आशान्वित हैं। वी मीन्स हम या हम लोग। अंकित ही तो गया है, अंकित ही तो गया है, यानी अंकित सब्जेक्ट है और इस पर जोर देने के लिए ही का इस्तेमाल हुआ है, ही का यूज हुआ है। तो इस कंडीशन में इसको भी दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। मतलब यह अंकित है जो गया है, यह अंकित है जो गया है, तो इसका भी ट्रांसलेशन सेम ऊपर की तरीके से हो जाएगा। यह अंकित है यानी इट इज अंकित, इट इज अंकित। उसके बाद जो गया है तो जो के लिए यूज करेंगे हु, और उसके बाद अंकित, क्योंकि सिंगुलर नाउन है और आपको टेंस भी देखना है कि कौन सा टेंस है। गया है यानी कि जा चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होता है। तो अंकित सिंगुलर नाउन है तो इसलिए यहां पर लिख दिया जाएगा हैज, हु हैज गॉन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, हम ही लोग बेरोजगार हैं। हम सब्जेक्ट है, उसके बाद ही लगाकर जोर दिया जा रहा है, हम ही लोग बेरोजगार हैं।
तो इसको भी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं कि यह हम लोग हैं जो बेरोजगार हैं, यह हम लोग हैं जो बेरोजगार हैं, यानी इट इज वी, वी मीन्स हम या हम लोग, तो इट इज वी यानी कि यह हम लोग हैं जो बेरोजगार हैं, हु, और हु के बाद लिखेंगे इस वी वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जो होगा वो होगा आर, और उसके बाद बेरोजगार, बेरोजगार के लिए अनएम्प्लॉयड या फिर जॉबलेस लिख सकते हैं, लिख दिया जाता है यहां पर जॉबलेस में लिख देता हूं, ये हो गया इट इज वी हु आर जॉबलेस, मतलब हम ही लोग बेरोजगार हैं, यानी कि यह हम लोग हैं जो बेरोजगार हैं। अगला सेंटेंस देखिए, कौन था जिसने मेरी कुर्सी तोड़ी। इसमें देखिए सेंटेंस ऑलरेडी दो पार्ट में बटा हुआ है, तो इसमें अलग अलग करने की जरूरत भी नहीं है। कौन था, तो कौन था के लिए ट्रांसलेशन हो जाएगा हु वॉज इट, ओके, मतलब ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हु वॉज इट, कौन था जिसने मेरी कुर्सी तोड़ी, तो जिसने के लिए यहां पर यूज करेंगे दैट, और दैट यहां पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, कुर्सी तोड़ी लास्ट में ई आ रहा है, तोड़ी पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ब्रेक मींस होता है तोड़ना, ब्रोक उसका सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। जिसने मेरी कुर्सी तोड़ी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही तो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, याद कीजिए। तो यहां पर यूज कर दिया जाएगा ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक, दैट ब्रोक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या तोड़ी, मेरी कुर्सी, माय चेयर। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। हु वॉज इट, कौन था, दैट ब्रोक माई चेयर, जिसने मेरी कुर्सी तोड़ी। अगला सेंटेंस है कौन है जिसने यह काम किया है, एक्चुअली यहां पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ओके, कौन है जिसने यह काम किया है, तो कौन है, तो कौन है के लिए सिंपल सी बात है हु इज इट लिख दिया जाएगा और कॉमा लगा देंगे, कौन है, हु इज इट, ठीक है। कौन है के लिए क्या लिखेंगे, हु इज इट, उसके बाद जिसने यह काम किया, तो जिसने के लिए यहां भी लिखेंगे सब्जेक्ट दैट, और यह काम किया है, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यह काम किया है या फिर यह काम कर चुका है, ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसके लिए यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। कौन है यानी कि यहां पर किसी सिंगुलर नाउन की बात की जा रही है, किसी सिंगुलर पर्सन की बात की जा रही है, तो इसलिए यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो हैज यूज होगा, ओके। तो हैज के बाद लिखेंगे यह काम किया है, तो काम करना, डन मीन्स होता है किया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू मीन्स करना, डन उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और यह काम के लिए हो जाएगा दिस वर्क ऑब्जेक्ट, ओके, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस देख लीजिए, हु इज इट मतलब कौन है जिसने यह काम किया है, दैट जिसने, हैज डन मीन्स किया है, दिस वर्क डू की थर्ड फॉर्म डन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस था। अगला सेंटेंस है यही कलम थी जिसे मैं बहुत पसंद करता था, यही कलम थी, तो ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं इट वॉज द पेन, इट वॉज द पेन मतलब यही कलम थी, तो कलम पर जोर देकर कहा जा रहा है यही कलम थी, तो जब जोर देने की बात हो, सब्जेक्ट पर जोर दिया जाए, तो वहां पर इट का यूज होता है एज ए डमी सब्जेक्ट, इट वॉज द पेन यही कलम थी, और इसके बाद जिसे मैं बहुत पसंद करता था, जिसे एक नॉन लिविंग, मतलब उस पेन की बात हो रही है, कलम की बात हो रही है, तो वो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए जिसे के लिए होता है विच, ठीक है, विच मैं बहुत पसंद करता था, आई लाइक्ड, मैं पसंद करता था मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वेरी मच या फिर द मोस्ट लिख सकते हैं, वेरी मच लिख दिया जाए यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया इट वॉज द पेन मतलब यही कलम थी, विच आई लाइक्ड वेरी मच जिसे मैं बहुत पसंद करता था। चलिए कुछ और मजेदार सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, जहां पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पहले लिखा गया है। अक्सर आपने सेंटेंस में देखा होगा सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहां पर जो सेंटेंस लिखे गए हैं उनमें ऑब्जेक्ट ही पहले आ गया है। जैसे फ्रेंच सीखना कठिन है, तो भाई क्या सीखना कठिन है, फ्रेंच, ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंच, ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद सब्जेक्ट है, सीखना कठिन है, ओके। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर ऑब्जेक्ट पहले लिखा गया हो, सब्जेक्ट बाद में लिखा गया हो, तो ऐसे कंडीशन में इनका ट्रांसलेशन इट से शुरू किया जाता है, और इट के बाद यूज होगा वर्ब, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, उसे इट के बाद ही लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका ट्रांसलेशन करना हुआ, फ्रेंच सीखना कठिन है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट इज
कठिन है यानी कि हार्ड, या फिर लिख सकते हैं डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। उसके बाद सीखना, ये इन्फिनिटिव है, तो सीखना के लिए हो जाएगा टू लर्न। इन्फिनिटिव क्या होता है इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जहां भी ना नी ने आए किसी भी वर्ब के साथ तो उसके आगे टू जोड़ देते हैं तो एक वर्ब बन जाता है और उस वर्ब को बोलते हैं इन्फिनिटिव। ओके, तो टू लर्न मींस सीखना इन्फिनिटिव है। उसके बाद क्या सीखना, फ्रेंच, टू लर्न फ्रेंच, यहां पर लिख दिया जाएगा फ्रेंच। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो गया, इट इज डिफिकल्ट टू लर्न फ्रेंच, फ्रेंच सीखना कठिन है। ओके, नेक्स्ट वन इज अंग्रेजी पढ़ना आसान है, अंग्रेजी पढ़ना आसान है, तो यहां भी ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी और वो पहले आ रहा है सेंटेंस में, तो इस कंडीशन में भी इसका जो ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे इट से ही स्टार्ट करेंगे, आसान है यानी कि इट इज इजी, इजी मीन्स होता है आसान, इट इज इजी, आसान है। अंग्रेजी पढ़ना, तो पढ़ना ये क्या है, इन्फिनिटिव है, तो इसको कैसे लिखेंगे, टू रीड मीन्स पढ़ना, जहां भी वर्ब में नानी ने आए तो उस वर्ब के आगे टू लिख देना है, वो बन जाता है इन्फिनिटिव, टू रीड। और क्या पढ़ना आसान है, अंग्रेजी, जो कि ऑब्जेक्ट है और उसको लिख देंगे यहां पर। तो इस तरीके से ये हो गया, इट इज इजी टू रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ना आसान है। अगला सेंटेंस है स्त्रियों को शिक्षित करना जरूरी है, स्त्रियों को शिक्षित करना जरूरी, किसे शिक्षित करना जरूरी है, स्त्रियों को, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया ना, तो इस कंडीशन में भी इसका जो ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे इट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जरूरी है तो है के लिए लिखेंगे इज, और जरूरी, जरूरी के लिए होता है नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी। ओके, उसके बाद शिक्षित करना, एजुकेट मीन्स होता है शिक्षित करना और उसके आगे टू लगा देंगे क्योंकि यहां पर ये इन्फिनिटिव है, जहां भी किसी वर्ब में ना नी या फिर ने लगकर आए तो उस वर्ब से पहले हमें टू लगाना होता है और वो बन जाता है इन्फिनिटिव। तो टू एजुकेट मीन्स शिक्षित करना, टू एजुकेट, और किसको शिक्षित करना, स्त्रियों को, विमन, टू एजुकेट विमन, WOMEN, विमन। ओके, तो ये हो गया, इट इज नेसेसरी टू एजुकेट विमन। अगला सेंटेंस है संस्कृत लिखना आसान है लेकिन बोलना कठिन, तो इसका भी ट्रांसलेशन इस तरीके से हो जाएगा, इट इज इजी मीन्स आसान है, क्या आसान है, टू राइट मीन्स लिखना, क्या लिखना, संस्कृत, इट इज इजी टू राइट संस्कृत, की स्पेलिंग हो जाएगी ये। ओके, इट इज इजी टू राइट संस्कृत लेकिन बोलना कठिन, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद बट, कठिन, बोलना कठिन, बट डिफिकल्ट मीन्स कठिन, क्या कठिन, टू स्पीक, ठीक है, तो ये हो जाएगा बट डिफिकल्ट टू स्पीक। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है लाचारों पर हंसना बेरहमी है, लाचारों पर हंसना बेरहमी है, तो यहां भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे इट से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद लिखेंगे इज, इट इज बेरहमी, बेरहमी के लिए होता है अनकाइंड, तो इट इज अनकाइंड यानी कि बेरहमी है। और क्या बेरहमी है, टू लाफ मीन्स हंसना, टू लाफ LAUGH ये हो जाएगा टू लाफ, और लाचारों पर, तो लाचारों पर के लिए हो जाएगा एट हेल्पलेस, हेल्पलेस मीन्स लाचार। ओके, इट इज अनकाइंड टू लाफ एट हेल्पलेस यानी लाचारों पर हंसना बेरहमी है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी, कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हाँ चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।